हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। कैसे हो आप लोग? हम आशा करते हैं कि आप अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे हैं। और मैंने आपको भी 2 दिन पहले एक बात बताई थी कि ये जो भी क्लासेस चल रही है ऑनलाइन, जो KCP एग्रो क्लासेज के नाम से, ये सारी की सारी क्लासें आपको रामेश्वरम लाइव जो क्लासेज है वहाँ पे मिलेगी, उस एप्लीकेशन के अंदर मिलेगी। तो ये बात मैंने आपको 2 दिन पहले अवगत करवाया था। लेकिन 2 दिन क्या हुआ था कि पूरा सिस्टम हमारा तैयार नहीं हुआ था। आज पूरा सिस्टम कंप्लीट तैयार है, जिसके अंदर आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। उसका नाम रहेगा रामेश्वरम लाइव क्लासेज, और उसके अंदर सारी क्लासें आपको एग्रीकल्चर की मिलेगी। उसमें आपको पूरी फैसिलिटीज़ मिलेगी, क्लासें मिलेगी, नोट्स मिलेंगे, आपको टेस्ट मिलेंगे, और आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो वो वहाँ पे आप बता सकते हैं। हम उसका सॉल्यूशन भी उसी एप्लीकेशन के अंदर ही आपको सॉल्यूशन मिलेगा। पूरी फैसिलिटीज आपको साथ मिलेगी। और जैसे आप ऑनलाइन टेस्ट देते हैं, जैसे IBPS बैंक का ऑनलाइन टेस्ट होता है, उसके अंदर टाइमिंग फिक्स रहता है और टाइम कंप्लीट होते ही टेस्ट अपने आप सबमिट हो जाता है। उसी प्रकार से आपका ये एग्रीकल्चर का टेस्ट भी उसी टाइमिंग के अकॉर्डिंग चलेगा, और जैसे टाइम कंप्लीट होगा अपने आप टेस्ट फिनिश हो जाएगा। जिससे क्या है कि आपकी स्पीड बढ़ेगी, कि आपको टाइम का पता रहेगा कि इतनी टाइम के अंदर अपने को कंप्लीट करना है। तो टाइम में आपका स्पीड का ध्यान रखोगे, साथ में एक्यूरेंसी का ध्यान रखेंगे कि कितना अपन राइट करते हैं, कम समय के अंदर कितने क्वेश्चन अपन राइट करके जा रहे हैं। तो आज से आपको ओनली फॉर एग्रीकल्चर की जो क्लास है, मेरी क्लास, ये जो आपको मिलेगी YouTube चैनल पे मिलेगी। और इसके बाकी जो दूसरी क्लास है, जैसे बायोलॉजी की और केमिस्ट्री की, वो दोनों क्लासें आपको रामेश्वरम लाइव क्लासेज एप्लीकेशन के अंदर मिलेगी। अगर किसी भी स्टूडेंट के पास में ये एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं है तो वो कर लें, और जिन्होंने कर रखी है वो उसको अपडेट कर लें, ताकि आपको सारे जितने भी न्यू वर्जन्स है वो आपको उसके अंदर अपडेट होते रहेंगे और मिलती रहेंगी जानकारी। और किसी स्टूडेंट को इसमें कोई प्रॉब्लम है, समस्या आ रही है, दिक्कत आ रही है डाउनलोड करने में, या इसके बारे में जानकारी लेना है कि सर इसमें से क्या चीज़ बेनिफिट है, तो इसके बारे में आपको एक नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए नीचे स्क्रीन पे चल रहे हैं, उस कॉन्टैक्ट पे आप बात कर लें सर से। जो आपकी समस्या है वो समस्या बता दें तो आपका समाधान हो जाएगा। तो नेक्स्ट अपन टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कल अपन ने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ राइस। राइस का जो क्लासिफिकेशन है वो पढ़ा था। उसके बाद में अपन ने एक टेबल याद करवाई थी मैंने आपको। जो टेबल कौन सी थी? जो तीनों उत्तरी भारत के अंदर जो धान की खेती होती है वो कितने मौसम में होती है? 3 मौसम में। कौन कौन से? सर्द, शीत और ग्रीष्म। तो तीनों टेबल मैंने याद करवाई थी कि इसकी सोविंग कब करते हैं, इनका स्थानीय नाम क्या है, ऋतु का नाम क्या है, और कटाई कब करते हैं, वो कंप्लीट करवाई थी। आज अपन नेक्स्ट लेके चलते हैं। तो आप लोग बोर्ड पे ध्यान दें, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहली बात तो बेटा ये है कि जो धान का परीक्षण भार है, धान का परीक्षण भार यानी टेस्ट वेट, परीक्षण भार यानी टेस्ट वेट, इसको इंग्लिश में बोलते हैं टेस्ट वेट। टेस्ट वेट ये कितना होता है? तो बेटा धान का जो टेस्ट वेट है, ये धान 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है नॉर्मल राइस, और दूसरा होता है आपका जो कौन सा है? बासमती चावल। बासमती चावल 2 प्रकार के चावल होते हैं। नॉर्मल जो राइस है, इसका जो परीक्षण भार है वो होता है आपका 25 ग्राम। 25 ग्राम। और जो बासमती चावल है, इसका जो भार है ये होता है आपका 21 ग्राम। 21 ग्राम। तो बेटा 25 ग्राम और 21 ग्राम जो है ये कितने का होता है? 1000 सीड का। यानी प्रति 1000 सीड, जो 1000 सीड है इसका वेट कितना होता है? 25 ग्राम होता है जो नॉर्मल राइस है उसका, और जो बासमती राइस है उसका होता है 21 ग्राम।
तो ध्यान रखना इंपॉर्टेंट बात है, जैसे मैंने आपको गेहूं के बारे में बताई थी कि गेहूं का जो परीक्षण भार है, टेस्ट वेट, वो कितना बताया, 40 ग्राम बताया, जबकि उसमें फेलेरिस माइनर का मैंने कितना बताया, 2 ग्राम बताया। उसी प्रकार से आज अपन राइस पढ़ रहे हैं, तो राइस का जो नॉर्मल राइस है उसका 25 ग्राम होता है प्रति 1000 सीड का, प्रति 1000 सीड का, 1000 सीड का। और जो बासमती राइस है इसका होता है 21 ग्राम प्रति 1000 सीड का, 1000 सीड का। ठीक है, इसकी स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट है बेटा, आपको मैंने बताया था राइस के अंदर की आपका बोनेपन का जो जीन है वो कौन सा है राइस में, ये पहले ही बता दिया वैसे मैंने, आज रिवीजन दोबारा करवा रहा हूं, साथ में रिवीजन है आपका। धान का बोनेपन का, बोनेपन का जीन कौन सा है, तो धान का जो बोनेपन का जीन है वो आपका डीजीवू जेन, जेन इंग्लिश में इसको बोलते हैं डीजीवू जेन। डीजीवू जो जेन आपका जो जीन है वो धान का बोनेपन के लिए उत्तरदायी जीन है। और इसी प्रकार से गेहूं का कौन सा था, नोरिन 10, गेहूं का मैंने आपको बताया नोरिन 10 बोनेपन का जीन है। उसी प्रकार जो धान का बोनेपन का जीन है वो है डीजीवू जेन। बहुत बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से पढ़ना, इसको ध्यान रखना कि बोनेपन का जीन कौन सा है, डीजीवू जेन। अब मैं बात करता हूं कि पूरे विश्व के अंदर धान की बोनेपन की प्रथम किस्म कौन सी थी, पूरे विश्व की बात कर रहे हैं बेटा। विश्व की बोने धान की किस्म कौन सी थी, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है ये भी, कौन सी थी, विश्व की बोने धान की किस्म कौन सी थी, तो आपको पता होना चाहिए कि ये किस्म है वो है TN1, और इसको ताइवान 1 भी बोलते हैं, TN1 या ताइवान 1। ये पूरे भारत विश्व की वर्ल्ड की बोनेपन की किस्म थी, किसकी थी, बोनेपन की किस्म थी जो थी TN1 या ताइवान बोलते हैं इसको, ताइवान 1 भी। इसको 1965 के अंदर 1965 में विकसित किया गया था। ठीक है, तो विश्व की तो बोनेपन की जो किस्म थी वो थी TN1। तो भारत की कौन सी, ध्यान रखना यहाँ पे ये कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन है और आपके कंफ्यूजन दूर करता हुआ मैं क्वेश्चन को सोल्व करता हुआ जा रहा हूं। तो दूसरे नंबर आती है कि भारत की कौन सी थी, भारत के बोनेपन की धान की किस्म, बेटा भारत के बोनेपन की धान की किस्म की बात कर रहे हैं। ऊपर जो किस्म थी ये आपके विश्व की बात थी, विश्व की कौन सी थी, ये फर्स्ट, और इसको ताइवान फर्स्ट बोलते हैं जो 1965 में विकसित की थी। अब अपन कर रहे हैं भारत की बात, तो भारत की कौन सी थी, ठीक है, तो भारत की बोनेपन की किस्म थी जया किस्म थी। अब इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान दें कि जया जो किस्म थी इसकी क्या क्या क्वालिटीज थी जया किस्म में। तो बेटा जया जो किस्म थी ये धान के बोनेपन की किस्म थी, और इसका जो क्रॉस था किससे हुआ था, मैं यहां पे लिख रहा हूं इसके पॉइंट बना के, क्रॉस किसके क्रॉस से तैयार की गई थी ये किस्म। तो बोनेपन की किस्म थी, इसलिए बोना विश्व के अंदर सबसे पहले कौन सी किस्म आई थी, TN1। तो TN1 को तो लेना ही पड़ेगा क्रॉस के लिए, तो एक तो कौन सी हो गई TN1, और दूसरी है टाइप 141। TN1
और टाइप 141, ये किस्म थी, इनके क्रॉस से इसको तैयार की गई कौन सी किस्म तैयार हुई? जया, जया किस्म तैयार हुई। नंबर 1 बात तो ये होगी। दूसरी बात कि इसको किसने विकसित किया, इस किस्म को किसने विकसित किया? तो इस किस्म को जो विकसित करने वाले थे वो थे डॉक्टर शास्त्री जी, डॉक्टर शास्त्री जी थे। और इन्होंने कब विकसित किया? इसको 1968 में विकसित किया, 1968 में। के अंदर ये विकसित हुई थी, डॉक्टर शास्त्री जी द्वारा 1968 में विकसित की गई थी। ये जो वैरायटी थी आपकी कौन सी? जया। ये आपकी जो वैरायटी थी, इस वैरायटी को भारत के अंदर जादुई धान के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? जादुई धान। इस किस्म को भारत में जादुई धान को इंग्लिश में बोलते हैं बेटा मिराकल राइस। मिराकल राइस। भाई 3 पॉइंट है आपको याद रखने लायक कि भारत में बोनेपन की जो धान की किस्म है वो कौन सी है? जया है। और पूरे विश्व की बात कर ले तो कौन सी है? TN फर्स्ट है, यानी ताइवान, जिसको 1965 में विकसित किया है। तो भारत की कौन सी थी? जया। अब जया का क्रॉस किससे करवाया गया? क्रॉस पूछ लेते हैं एग्जाम में कि जया किस्म का क्रॉस किससे हुआ है, तो हुआ है किससे? TN फर्स्ट इंटू ताइवान 144 से। अब किसने करवाया? तो डॉक्टर शास्त्री ने करवाया। कब करवाया? 1968 में करवाया। 1968 में इस किस्म को विकसित किया। और इस किस्म को भारत में जादुई धान इंग्लिश में बोलते हैं मिराकल राइस। बहुत बार एग्जाम में आया हुआ, जेट के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि भारत का मिराकल राइस किसको कहते हैं? तो किसको बोलते हैं? जया को बोलते हैं, जया को, जया। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन हो गए आपके, विश्व की बोनेपन की हो गई और भारत के बोनेपन की भी हो गई। इनमें बड़ा कंफ्यूजन नहीं होना एग्जाम में। आपको एक कंफ्यूजन आपको दूर करने के लिए मैं दोनों कंपैरिजन करवा रहा हूं कि अगर विश्व की बात कर ले, विश्व में धान के बोनेपन की वैरायटीज कौन सी है, तो आप बोलोगे TN फर्स्ट, जिसको ताइवान फर्स्ट भी बोलते हैं, और ये 1965 में विकसित की गई है। अगर भारत की बात कर लें कि भारत में कौन सी है, तो भारत में है भाई जया। जया जो किस्म है, इसको किसके क्रॉस से हुई है? तो ये ये TN फर्स्ट है। TN फर्स्ट क्यों आएगी? क्योंकि क्रॉस किससे हुआ है? पहली जो विश्व की किस्म है वो कौन सी है? वो है आपकी TN फर्स्ट, इसलिए क्रॉस भी इससे ही करवाना पड़ेगा। इसके बाद में दूसरी कौन सी है? टाइप 141, इसके क्रॉस से तैयार की गई है। दूसरी बात है कि किसने तैयार की, तो इसको तैयार किया शास्त्री जी ने 1968 में तैयार किया गया। इसको भारत में किस नाम से जानते हैं? भारत में इसको जादुई धान या मिराकल राइस के नाम से जानते हैं। इनका दोनों का स्क्रीनशॉट ले लें। अब बात आती है बेटा कि भारत में तो जादुई धान की किस्म कौन सी है? जया। तो विश्व में जादुई धान की किस्म कौन सी है? ऊपर करवा रहा हूं। विश्व में जादुई धान की किस्म कौन सी है? तो कौन सी है बेटा? IR8 है, IR8। अभी बताता हूं IR8 के बारे में। चीज है, कहां से हुई है? क्वेश्चन आपका कि विश्व की जादुई धान, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मिराकल राइस। विश्व की जादुई धान की किस्म कौन सी है? तो बेटा कौन सी है? आपकी है IR8। IR8 है। IR जो 8 आपकी किस्म है, पूरे विश्व के अंदर धान की जादुई किस्म के नाम से जानी जाती है। जादुई मतलब मिराकल राइस के नाम से जानती है। इस किस्म को किसका क्रॉस है? अब इसमें भी 4-5 बातें हैं कि किसके क्रॉस से तैयार की गई है। तो बेटा ये जो क्रॉस है वो आपका
एक तो है सॉरी क्रॉस, किसके क्रॉस से तैयार की गई है? तो एक तो आपका डीजीवू जेन और एक है पेटा। पेटा इंटू डी जी वू जेन। डीजीवू जेन क्या चीज है? आपका जीन है। इन दोनों के क्रॉस से तैयार की गई है। पेटा इंटू डीजीवू जेन, हिंदी में डी जी वू जेन, ठीक है। इन दोनों के क्रॉस से तैयार की गई है कौन सी? IR8 किस्म। दूसरी बात आती है कि ये किस्म पूरे विश्व की प्रथम पहली ऐसी किस्म थी जिसके अंदर धान की उपज को आश्चर्यचकित कर दिया। विश्व की प्रथम ऐसी किस्म है जो उत्पादन को आश्चर्यचकित कर दिया। भाई इसका जो उत्पादन है, इतना ज्यादा उत्पादन हुआ, इतना अच्छा प्रोडक्शन हुआ कि सभी जो साइंटिस्ट थे वो आश्चर्यचकित हो गए कि इतनी अच्छी जो वैरायटी निकल के आई सामने, ठीक है। और तीसरी बात है कि इसने किसको कहां से निकली ये वैरायटी? तो बेटा ये वैरायटी आपकी IRRI का मतलब है कि इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पे है? कल मैंने बताया कि मनीला फिलीपींस में है। और हिंदी में इसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान। कहां पे है? मनीला यानी फिलीपींस। मनीला फिलीपींस के अंदर विकसित की गई। कब विकसित की गई? 1966 में। 1966 के अंदर इसको विकसित किया गया है। तीन बातें हैं, एक तो क्रॉस किससे है? पेटा इंटू डीजीवू जेन से है। दूसरा है विश्व की प्रथम ऐसी किस्म है जो उत्पादन को आश्चर्यचकित कर दिया। तीसरी है कि IRRI मनीला फिलीपींस के अंदर इसको विकसित किया गया। किसने किया? तो IRI ने किया। कब किया? तो 1966 में किया। बेटा तीन क्वेश्चन बनते हैं एक क्वेश्चन में से। इसमें से पूछ सकते हैं कि आपकी IR8 जो किस्म है ये कहां पे विकसित हुई? तो आप बताओगे मनीला फिलीपींस में हुई। दूसरा क्वेश्चन है कब विकसित हुई? तो 1966 में हुई। तीसरा क्वेश्चन है कि किसने की? तो IRRI ने की। इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो संस्थान है वहां पे इसको विकसित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस किस्म को अंतरराष्ट्रीय आश्चर्यचकित किस्म के नाम से जानते हैं। बेटा ये जो IR8 जो किस्म है ये इस किस्म को अंतरराष्ट्रीय मतलब इंटरनेशनल के अंदर आश्चर्यचकित किस्म के नाम जानते हैं, क्योंकि आश्चर्यचकित किस्म थी। आश्चर्यचकित क्यों थी? कि इसका जो प्रोडक्शन था, उत्पादन था, इल्ड थी, इतनी ज्यादा इल्ड थी कि जिसकी इतनी वैज्ञानिक सोच भी नहीं सकेगी कि इस वैरायटी को डेवलप करने के बाद में इतनी इल्ड प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारे बातें आप इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना कि विश्व में रिविजन करवा रहा हूं, विश्व की जादुई धान किस्म या मिराकल राइस की किस्म कौन सी है? IR8 है। इसमें 4 क्वेश्चन है। एक तो है क्रॉस किससे है? तो पेटा इंटू डीजीवू जेन से है। विश्व की प्रथम ऐसी किस्म है जो उत्पादन को आश्चर्यचकित कर दिया गया। किसने विकसित की? तो IRRI संस्थान ने विकसित की। कहां पे की? मनीला फिलीपींस में की। कब की? तो 1966 में की। और इस किस्म को अंतरराष्ट्रीय आश्चर्यचकित किस्म के नाम से जानते हैं पूरे इंटरनेशनल, पूरे वर्ल्ड के अंदर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें बेटा इसका, कंफ्यूजन नहीं होना है।
तीनों के तीनों आपको मैंने जो बताई है, इनमें तीनों में ही क्वेश्चन आते हैं तीनों में से, और आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है, वो किसी में भी कन्फ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। अगर कहीं दिक्कत भी हो तो आप मुझे कमेंट्स में या कॉल करके या व्हाट्सएप मैसेज करके आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अब बेटा जो भारत की जो किस्म है कौन सी उत्परिवर्तित की, वो कौन सी है? म्यूटेंट। भारत की या भारतीय, भारतीय उत्परिवर्तित, उत्परिवर्तित या म्यूटेंट किस्म कौन सी है? कौन सी है बेटा? भारतीय उत्परिवर्तित या म्यूटेंट कौन सी है? म्यूटेंट किस्म है जो भारतीय कौन सी है? वो है जगन्नाथ, जगन्नाथ साटेरी, ठीक है। और एक और है, कौन सी है? जगन्नाथ है, साटेरी है, और एक और आपकी हाँ बेटा प्रभावती, प्रभावती। तीन किस्म है, एक तो आपकी जगन्नाथ, एक साटेरी, एक प्रभावती। जो भारतीय उत्परिवर्तित, भारतीय उत्परिवर्तित के म्यूटेंट वेराइटीज बोलते हैं। म्यूटेंट वेराइटीज कौन सी है? तो जगन्नाथ, साटेरी और प्रभावती, तीन वेराइटीज आपकी है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद में भारत के अंदर भी भारत की प्रथम संकर यानी हाइब्रिड किस्म कौन सी थी? भारत की प्रथम, प्रथम संकर, संकर को बोलते हैं इंग्लिश में हाइब्रिड। हाइब्रिड किस्म, किस्म कौन सी थी? कौन सी थी बेटा? बात कर रहे हैं भारत की, कि भारत की प्रथम संकर जो किस्म है यानी हाइब्रिड किस्म है वो कौन सी थी? तो भारत की जो संकर हाइब्रिड किस्म है वो है MGR, MGR फर्स्ट, जिसको वर्तमान में, वर्तमान में जो नाम है, नाम क्या है? CORH1, CORH1 इसके नाम से जानते हैं वर्तमान के अंदर, और वैसे इसका कौन सा है? MGR1 है। ये जो किस्म है, ये किस्म 1994 के अंदर, 1994 1994 के अंदर तमिलनाडु, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु के अंदर विकसित की गई। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु, तमिलनाडु के अंदर इसको विकसित की गई। कौन सी किस्म? MGR फर्स्ट, या इसका जो वर्तमान नाम है वो है CORH1, जो किस्म है 1994 के अंदर विकसित की गई, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु ने विकसित की गई, ठीक है। और अब बात आती है विश्व की। भाई ये तो भारत की थी, तो विश्व की कौन सी है? विश्व की, विश्व की प्रथम, प्रथम संकर किस्म, संकर किस्म कौन सी है? तो विश्व की बात कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं कि विश्व की जो संकर किस्म है वो कौन सी है। तो ये किस्म कहां की थी? आपकी MGR जो है वो भारत की थी। तो विश्व की है PRH10, PRH10। ये जो किस्म है वो पूरे विश्व की पहली हाइब्रिड किस्म थी, और ये कहां पे विकसित हुई? और ये हुई चीन के अंदर, चीन में। और कब हुई? 1970 में,
1970 के अंदर, 1970 के अंदर इसको विकसित किया गया, चीन में विकसित किया गया। और वैरायटी कौन सी थी? PRH10। बेटा दोनों वैरायटी मैंने आपको बताया कंपैरिजन के साथ एक साथ लिखवाया इसलिए है कि आपको याद हो जाए। पहली तो बात है कि विश्व पूरे भारत की प्रथम संकर किस्म कौन सी है, हाइब्रिड किस्म कौन सी है, तो आपको पता है भारत की बात की है तो MGR1, इसको वर्तमान नाम क्या बोलते हैं? CORH1, इसके नाम से जानते हैं। ये जो किस्म है ये आपकी कहाँ पे विकसित हुई? 1994 के अंदर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु ने विकसित की। अब बात आती है विश्व की कि विश्व के अंदर प्रथम संकर किस्म कौन सी है? तो विश्व की जो संकर किस्म है, हाइब्रिड किस्म है, वो है PRH10। इसको विकसित कहाँ पे की? चीन में किया। और किसने किया? 1970 के अंदर विकसित हुई थी। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें बेटा इसका। अब जो बेटा नर्सरी तैयार करते हैं अपन पौध लगाने के लिए, धान की पौध लगाने के लिए नर्सरी तैयार करते हैं। और कल मैंने आपको बताया था कि नर्सरी तैयार करते समय कितने जगह की आवश्यकता होती है। तो 1 हेक्टर के लिए 1000 मीटर स्क्वायर नर्सरी की आवश्यकता होती है। धान को 1 हेक्टर में पौध लगाना है, 1 हेक्टर में आपको पौध लगानी है तो 1000 मीटर स्क्वायर नर्सरी आपको लगानी पड़ेगी, तब 1 हेक्टर में आप उसकी पौध लगाओगे। और अगर इसका दूसरा भी ऐसे भी पूछ लेते हैं कि कुल क्षेत्रफल का 1/10वां भाग पौध तैयार करते हैं। अब बात आ रही है कि कितने प्रकार की नर्सरी होती है? नर्सरी के प्रकार कितने हैं? पौध तैयार करने के नर्सरी के प्रकार, नर्सरी के प्रकार बेटा नर्सरी के 3 प्रकार है। 3 प्रकार की नर्सरी है। नंबर 1 यहां पे फर्स्ट लगा रहा हूं, जो फर्स्ट नंबर पे है वो आपकी आदर नर्सरी। आदर नर्सरी, बेटा आदर नर्सरी का मतलब क्या है कि जिसके अंदर मॉइस्चर रहता है, नमी कंटेंट बना रहता है, नमी रहती है, उसको आदर नर्सरी बोलते हैं। अब इस नर्सरी की 2 विशेषता है। एक तो इसका जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल इसका कितना होता है? 1000 मीटर स्क्वायर, 1000 मीटर स्क्वायर होता है। और दूसरा होता है कि पौध रोपाई हेतु तैयार समय, भाई कितने दिन के अंदर पौध रोपाई के लिए तैयार हो जाती है? तो है बेटा 20 से 25 दिन, 20 से 25 दिन, 20 से 25 दिन में रोपाई होती, तैयार हो जाती है। किसमें? आदर नर्सरी में। अगर आदर नर्सरी का क्वेश्चन आएगा तो 2 प्रकार से आपसे क्वेश्चन करेगा कि जो क्षेत्रफल है वो कितना होना चाहिए, तो 1000 मीटर स्क्वायर होना चाहिए। और जो पौध रोपाई के लिए कितने दिन बाद तैयार हो जाती है, तो 20 से 25 दिन बाद में पौध तैयार हो जाती है। दूसरी आती है आपकी सेकंड, शुष्क नर्सरी। शुष्क मतलब ड्राई, भाई ड्राई जहां पे पानी की मात्रा कम हो, नमी कम हो। अब इसकी भी 2 विशेषता है। कौन कौन सी? एक तो क्षेत्रफल, कितने क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं? क्षेत्रफल की, तो इसका क्षेत्रफल भी 1000 मीटर स्क्वायर है, 1000 मीटर स्क्वायर की बात कर रहे हैं। ठीक है, दूसरी बात आती है कि इसमें पौध रोपाई तो तैयार कब हो जाती है? पौध रोपाई हेतु तैयार समय कितने दिन में तैयार हो जाती है? तो बेटा ये जो पौध है रोपाई के लिए तैयार होती है, इससे 4-5 दिन अधिक लगती है, मतलब 25 से 30 दिन, 25 से 30 दिन, 25 से 30 दिन में रोपाई के लिए तैयार हो जाती है। ठीक है, अब नंबर तीसरी बात आती है, थर्ड पे है डेपोग विधि। कौन सी? डेपोग नर्सरी। डेपोग नर्सरी, बेटा ये इंपॉर्टेंट है नर्सरी, डेपोग नर्सरी। इसको मैं ऊपर ही लिखवा रहा हूं आपको, डेपोग नर्सरी इंपॉर्टेंट भी है,
ये स्क्रीनशॉट ले लें दोनों का। आदर नर्सरी, इसका क्षेत्रफल है 1000 मीटर स्क्वायर की बात कर रहे हैं, और पौध रोपाई तो तैयार हो जाता है 20 से 25 दिन में। दूसरी है शुष्क नर्सरी, मतलब ड्राई नर्सरी, ये क्षेत्रफल भी 1000 मीटर स्क्वायर है, और इसका जो पौध है रोपाई तैयार कितने दिन में, इससे 4-5 दिन अधिक लगते हैं, मतलब 25 से 30 दिन, ठीक है। और तीसरी की बात कर रहे हैं डेपोक नर्सरी की अपन। डेपोक नर्सरी क्या चीज है? डेपोक नर्सरी 3rd नंबर पे है, डेपोक नर्सरी। बेटा सबसे पहले तो इसका क्षेत्रफल की बात करते हैं। क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल है वो है 25 से 30 मीटर स्क्वायर, ठीक है। दूसरी बात आती है कि इसमें बीज जो बीज है, बीज दर कितनी रखते हैं, तो इसमें बीज दर रखते हैं 3 से 4 kg प्रति मीटर स्क्वायर, प्रति मीटर स्क्वायर। 1 मीटर से क्षेत्र के अंदर 3 से 4 kg बीज की आवश्यकता होती है, ठीक है। नंबर 3 कि ये कहाँ से विकसित की गई, ये जो डेपोक विधि है ये कहाँ से विकसित की गई, तो ये बेटा आपका IRRI यानी मनीला फिलीपींस के द्वारा विकसित की गई। अरे भाई अब तो आपको IRI की फुल फॉर्म और कहां पे स्थान है ये पता हो गया होगा। मैं कल से पढ़ा रहा हूं, कम से कम 10 बार मैंने इसको रिवीजन करवा दिया। क्यों भाई शेरूराम, पता आ गया कि नहीं, याद है कि नहीं? हर क्लास में एक स्टूडेंट रहता है शेरू नाम से, और शेरू वफादार होता है। तो अब आपको इसका IRRI है, मैंने आज भी 4-5 बार मैंने इसके रिपीट करवा दिया आपको नाम कि ये कहाँ पे है, मनीला फिलीपींस के अंदर है, ठीक है। तो वहां से इसको विकसित किया गया, डेवलप किया गया है। नेक्स्ट है कि ये सबसे पहले अपना जो भारत देश है, भारत देश में इसको कहाँ पे लागू किया गया, तो भारत देश के अंदर इसको आंध्र प्रदेश, एपी मतलब आंध्र प्रदेश में लागू किया गया, ठीक है। इसके बाद में बेटा बारी आती है, क्षेत्रफल इसका पूछ लिया अपन ने कितना है, तो 25 से 30 मीटर स्क्वायर है। बीज दर पूछ ली कितनी है, तो 3 से 4 kg प्रति मीटर स्क्वायर है। और IRRI मतलब कहाँ पे इसको विकसित किया गया है, तो मनीला फिलीपींस के अंदर इसको विकसित किया गया है। और AP मतलब आंध्र प्रदेश में इसको लागू किया गया है। सबसे पहले अपने भारत में कहां पे लागू किया गया, आंध्र प्रदेश में। अब बात आती है कि इसमें जो रोपाई के लिए पौध है कितने दिन में तैयार हो जाती है, रोपाई के लिए पौध तैयार बेटा कम समय लगता है, मात्र 11 से 14 दिन, 11 से 14 दिन का समय लगता है, और पौधा आपकी ट्रांसप्लांटेशन के लिए तैयार हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। तो इसका ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा है क्योंकि इसमें एग्जाम में क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज पूछते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि कहाँ पे इसको विकसित किया गया है, तो कहाँ पे किया गया है, मनीला के अंदर फिलीपींस में विकसित किया गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट इसकी स्क्रीनशॉट ले लें। भाई आप लोग कमेंट्स करके बताया करो कि क्या आपने पढ़ा है, कितना याद हुआ है, कितना हो रहा है या नहीं हो रहा है, आपके नंबर जो है टेस्ट के अंदर कितने आ रहे हैं, और आपको पढ़ने में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये बात आप कमेंट्स किया करो। और जो नए स्टूडेंट है वो इस चैनल को सब्सक्राइब करा करो, और जो पुराने हैं वो डेली जो वीडियो देखते हैं वो उसको लाइक जरूर किया करो। आप लोग वीडियो देखते हो लेकिन लाइक नहीं करते हो। दूसरी आपकी समस्या क्या है कि जो आज वीडियो अपलोड हुआ है उसको आप कल देखते हो, तो इसका मतलब आपको पढ़ना नहीं है। जो पढ़ता है आपको टाइम दिया है कि 3 बजे से 5 बजे के अंदर अंदर आपके पास में वीडियो साइड के ऊपर अपलोड हो जाएगा। तो आपको तो रूटीन के अंदर पढ़ना चाहिए, पढ़ने का टाइम भी है 5 बजे के बाद में आराम से पढ़ो, खाना पीना खा के, नींद लेके, सो के, उठ के, और उसके बाद पढ़ाई का टाइम है, और फिर उस टाइम आप इसको देखते भी नहीं हो। और स्पेशली जो मुकुल KCP एग्रो क्लासेज का स्टूडेंट रहा है
पुराना स्टूडेंट अगर मेरे सामने होता तो तुझे बताता कि तू पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है। समस्या हो गई कोविड-19 के चलते हुए आप दूर चले गए, इसलिए आप लोग मक्कारी कर रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान दे ले बेटा, पढ़ ले, इसी में फायदा है। वरना खेत में कोई प्याज की पिकअप से प्याज को लेके आ रहा है, कोई तरबूज खरीद रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, ऐसे ही बेचते रह जाओगे लाइफ में। कौन चला रहा है? जैसे पविंदर जो ट्रैक्टर चला रहा है और ट्रैक्टर के माध्यम से उसने बिजनेस स्टार्ट कर लिया है, तो ये बिजनेस आप लोगों का नहीं है, आपके पेरेंट्स का है। अभी तो आपको पढ़ने का टाइम है, आपका एग्जाम बिल्कुल फिक्स डेट हो गई है, अगस्त के महीने में आपका एग्जाम है और आपके पास 2 महीने बचे हैं और आप अभी प्याज ही खरीद रहे हो। शर्म की बात होनी चाहिए। शेरूराम पढ़ ले भाई, नर्सरी डेपो आपको पढ़ा दी बेटा। अब 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात कर रहा हूं मैं। कि धान का जो खेत है, धान के खेत के अंदर आपको पता है कि जैव उर्वरक उपयोग किया जाता है। तो जैव उर्वरक में कौन सा उपयोग करते हैं? तो नील हरी शैवाल। धान के खेत में जैव उर्वरक, इनको इंग्लिश में बायो फर्टिलाइजर्स बोलते हैं। धान खेत में जैव उर्वरक कौन सा है? तो आपका नील हरित शैवाल, नील हरी शैवाल है। और एक आपका एजोला। एजोला बेटा, एजोला एक फरण के रूप में होती है, जो जहां पे पानी का जो क्षेत्र रहता है उस पानी के क्षेत्र के ऊपर पतली एक फरण के रूप में आपको ऊपर तैरती हुई पाई जाती है। ठीक है, किस रंग की? आपके ग्रीन कलर की, वो एजोला होता है, नील हरी शैवाल होती है। तो ये धान के खेत के अंदर सबसे अधिक उपयोग में किया जाता है, क्योंकि धान के अंदर पानी भरा रहता है। और पानी कितना? कल मैंने बताया कि कम से कम धान के खेत में 5 से 6 इंच पानी भरा रहता है। और जब वो उसकी कटाई करनी होती है उससे 2-3 वीक पहले उसको पानी को वहां से निकाल देते हैं। ठीक है, और दूसरी बात है कि इसके अंदर जो नत्रजनधारी उर्वरक है वो कौन सा यूज करते हैं? धान के खेत में नत्रजनधारी उर्वरक मतलब नाइट्रोजनधारी, उर्वरक मतलब फर्टिलाइजर्स कौन सा यूज करते? उपयोग में लेते हैं। तो बेटा अमोनियम सल्फेट कौन सा लेते हैं? अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट का यूज करते हैं। ये धान के खेत में नत्रजनधारी उर्वरक है। ठीक है, और अब जो नेक्स्ट क्लास है वो कल है, कल आपको बताएंगे इसके बारे में। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें, जो भी आपको डाउट है वो पूछें। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है कि भाई कैसे भी करके आपको पढ़ना है, सोते जागते उठते बैठते, ठीक है, खाते पीते, जब भी आप जहां भी हो, जिस कंडीशन में हो, आपको पढ़ाई करना है। क्योंकि आपका एग्जाम का जो डेट है वो फाइनल हो चुकी है और आप ICR का BHU का भी एग्जाम फाइट करने की सपना ले रहे हो। ये सपना नहीं है, आपको क्लियर करना है और क्लियर करने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा और पढ़ना है। तो अब आपके पास टाइम है वो बिल्कुल सफिशिएंट है। ये आपका क्रिटिकल स्टेज है। जैसे मैंने आपको गेहूं के अंदर क्रिटिकल स्टेज बताई थी। क्रिटिकल स्टेज मतलब उसकी क्रांतिक अवस्था कब? कोई कमेंट्स कर सकता है? किसी को याद हो तो कमेंट से बता देना कि याद था। वैसे मैं बता रहा हूं आपको कि सोविंग करने के राइट 21 दिन बाद में गेहूं की क्रिटिकल स्टेज आती है, क्रांतिक अवस्था आती है, जिसको CRI स्टेज बोलते हैं, क्राउन रूट इनिटिएशन। तो वैसे आपकी अब क्रांतिक स्टेज आ चुकी है, क्रिटिकल स्टेज में हो आप, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है और आपको घर पे बैठ के पढ़ना है। पूरा मैटर अवेलेबल करवा रहे हैं और एक एक टॉपिक बिल्कुल, जैसे अब आपका गेहूं है तो गेहूं में आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं बचा है, सारे क्वेश्चन आपके उसमें आ चुके हैं। अब धान चल रहा है तो धान में सारे क्वेश्चन सीरियल वाइज चल रहे हैं। तो आपका पूरा मैटर आपको अवेलेबल करवा रहे हैं। और जो ऐप बनाया है, ठीक है, रामेश्वरम लाइव क्लासेज, उसके अंदर सारी फैसिलिटी दे रहे हैं आपको।
आपका टेस्ट भी होगा, आपको नोट्स भी मिलेंगे, आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो उसका भी आपको ऑप्शन मिलेगा, और आपको डेली क्लास से वहाँ पे मिलेगी। ठीक है, तो सारी फैसिलिटी आपको अवेलेबल करवा रहे हैं। इसका मतलब आपको करना क्या है, पढ़ना है। तो पढ़ने के लिए तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो कल के लिए जय हिंद, जय भारत।